Assalamu alaikum and welcome in the lecture number 28. आज हम पढ़ेंगे market phases suggested by the Dr. Richard Wyckoff back in 1915. आज तक अभी तक हम जो है वो पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि वाइकॉफ में 4 phases ऑफ प्राइस एक्शन है, एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाउन ट्रेंड। फिर हमने वाइकॉफ का पढ़ाया हुआ लॉजिक देखा जिसमें उसने कहा कि देर आर 4 फंडामेंटल लॉज ऑफ द मार्केट। उसमें उसने कहा कि इसमें सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड का लॉ है, सप्लाई एंड डिमांड। उसके बाद उसने हमें बताया कि यार यहाँ पे कॉज एंड इफ़ेक्ट का लॉ है। अब याद करते जाएं अगर जहन में आ रहा है साथ साथ। तो फिर उसने कहा कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है। फिर चौथे नंबर पे उसने कहा कि यार यहाँ पे एक फास्ट रिवर्सल पैटर्न्स भी कुछ होते हैं जिनके बाद ट्रेंड्स रिवर्स होते हैं। तो ये 4 फंडामेंटल लॉज पढ़ाने के बाद इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको पढ़ाया, जो एफर्ट एंड रिजल्ट है। इसके अंदर आपका वीएसए भी था और इसको एनालाइज करने के हमने 5 तरीके पढ़े थे। एफर्ट मीन वॉल्यूम, रिजल्ट मीन प्राइस एक्शन, ईच कैंडल दैट फॉर्म्स इन द रियल मार्केट उसको आप रिजल्ट कहते हैं, और जो उसमें नीचे वॉल्यूम लगता है उसको आप एफर्ट कहते हैं, जो उसको लेके जाती है ऊपर या नीचे की साइड पे, जो असल में कोशिश की जा रही होती है प्राइस एक्शन को मूव करने के लिए, वो एफर्ट कहलाती है। अब आपको ये याद है कि आपने इतना कुछ पढ़ा है, इसके बाद आपने 5 मार्केट फेजेस शुरू करने हैं। सो बिफोर स्टेपिंग इनटू दिस आई एम मेकिंग इट श्योर कि आपको वो चीज़ें क्लियर हों जो हम पढ़ चुके हैं। Before diving deep into the next concept will not make you sure to be a profitable trader. It is important all the previous concepts are must be clear in your mind. हमने 7th लॉजिकल इवेंट कल कंप्लीट कर लिया। टोटल हमने 7+1 लॉजिकल इवेंट पढ़े, यानी मिला के हम करें तो इनको हमने 8 कर लिया था, या हमने एक इवेंट को जो है वो 2 में तकसीम कर दिया था, उसको ज़्यादा डीप ले गए थे इसलिए हमारे 8 हो गए। अब इन लॉजिकल इवेंट्स के अंदर क्या था जी, सबसे पहले हमने कहा जी प्रिलिमिनरी स्टॉप होता है, फिर हमने कहा जी क्लाइमैक्स होता है। अब वो बाइंग या सेलिंग कोई भी हो सकता है। फिर हमने कहा कि यार यहाँ पे एक रिएक्शन भी होता है, वो ऑटोमेटिक रैली या ऑटो रिएक्शन हो सकता है। इसके बाद हमने कहा कि यार एक सेकेंडरी टेस्ट होता है, फिर कुछ जेनेरिक टेस्ट की बात की, लेकिन उनको हम एक लॉजिकल इवेंट में नहीं रखते, इस वजह से हम यहाँ पे कहेंगे जेनेरिक टेस्ट के बाद हमारे पास एक फेक ब्रेकआउट होता है, जिसको हम यहाँ पे 5वां लॉजिकल इवेंट कहते हैं। फेक ब्रेकआउट के बाद हमारे पास 6th नंबर पे एक रियल ब्रेकआउट आता है, जिसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेंशन करते हैं, रियल ब्रेकआउट। इसके बाद हमारे पास 7th नंबर पे एक कंफर्मेशन इवेंट होता है, विच इज़ द फाइनल नेल इन द कॉफिन। इट टेल्स अस द स्टोरी, नाउ द ट्रेंड मस्ट बी एंडेड एंड द न्यू ट्रेंड इज स्टार्टिंग। Now I'm very sure you guys are ready to step into the knowledge of market phases. It is basically the concept already given to you. We are just going to recall all those concepts we've already studied, so that if something is missing, if something is confusing, it gonna be clear in these classes right away now. So let's get started. Introduction to Wyckoff's 5 market phases. इसने A to E का नाम दिया। 5 market phases जो हैं proposed by Richard Wyckoff provide a powerful roadmap for understanding how large institutions accumulate, mark up, distribute, and then mark down a financial asset, including forex pairs and gold. Our main purpose will always be on this specific beast. हमें ये 7th लॉजिकल इवेंट जो है क्यों पढ़े हैं, और ये 5 फेजेस जो हैं वो क्यों हम पढ़ रहे हैं इवन आफ्टर 7 लॉजिकल इवेंट्स के बाद। अब हम 7 लॉजिकल इवेंट्स को पढ़ चुके हैं, जिनमें देखें सारे मेंशन भी हैं यहाँ पे, क्लाइमैक्स, टेस्ट, स्प्रिंग, कंफर्मेशन वगैरह। ट्रेडर कोई भी है, बिगिनर, वो स्टिल कंफ्यूज हो सकता है किस चीज़ को जानने में,
कि वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट में किस जगह पे खड़े हैं, या बिग पिक्चर क्या कह रही है मार्केट में। हो सकता है कि किसी जगह पे जेनेरिक टेस्ट हो रहे हैं। अब देखिए मार्केट ऐसे हो सकती है कि ये एक अप ट्रेंड था, इसमें मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आके अपना ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टेस्ट कर दिया, यहाँ पे जाके अब इसमें रेंज कर रही है इस जगह पे। अब एक बंदा बेचारा, वो इतनी सारी, इसके पास तो बड़ी स्क्रीन भी नहीं है, वो तो इस सारे चार्ट को अपनी स्क्रीन पे पूरा देख भी नहीं सकता। वो जाता है, अब ये वाला चार्ट जो है अगर 4 आवर का है, मतलब 4 आवर में मार्केट इस तरह की रेंज बना के बैठी हुई है, वो बेचारा 5 मिनट में जाएगा, वो इधर परेशान हो जाएगा कि यार मैं क्या करूं। तो बेसिकली द phases आर डिजाइन टू हेल्प such type of traders to make you sure you guys must be knowing where you are in the market and what smart money actually want there, where they're going to lead the market. After learning the phases, you will be able to identify the actual intention of the smart money. उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। साथ साथ अब इस जगह पे एक ट्रेडर क्या करेगा, उसको ये लगता है कि यार मार्केट जो है बेरिश है, यहाँ से नीचे आ रही है, इधर से भी नीचे आई है, फिर ये नीचे आई है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, फिर नीचे आई है। लेकिन एक्चुअल में वो नहीं जानता कि यार ये तो अपने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया हुआ इसने, और यहाँ पे ये रेंज कर रही है, और इधर से हो सकता है कि ये इन लोज को स्वीप करे और इधर से ये बूम करके ऊपर चली जाए। There are chances a trader can be confused in such type of scenario where he sees every price movement making a new lower low, but he don't know कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर में हो रहा है सब कुछ। Here comes the benefits of the 5 market phases where they provide us knowledge कि कौन सा फेज चल रहा है, किस फेज में हमने मार्केट से दूर रहना है, किस फेज में एंट्री करनी है, किस फेज में क्या एक्सपेक्ट करना है मार्केट से, किस फेज में अगर एंट्री कर लिया उसको जल्दी निकाल देना है, जल्दी एग्जिट कर देना है, और कौन से फेज में अगर एंट्री कर लिया तो उसको लंबा होल्ड करना है। इज इट साउंड्स इंटरेस्टिंग और नॉट? ड्रॉप अ थम्स अप। साउंड्स इंटरेस्टिंग ना? राइट। अंडरस्टैंडिंग व्हेन टू एंटर और वेट, वो जो मैंने पहले बताया आपको कि अगर आपको नहीं समझ आ रही तो फेजेस आपको बताते हैं कब एंटर होना है, कब एग्जिट होना है, कब आपने एंट्री नहीं करनी और कब एंट्री करके स्कैल्पिंग करनी, कब लंबी एंट्री चल सकती है, ये सारा कुछ ये बताते हैं। अवॉइडिंग ट्रैप्स इन साइड रेंज बाउंडेड मार्केट, यानी वही जो जेनेरिक टेस्ट वगैरह की हमने बात की थी, जब वो हो रहे होंगे मार्केट में, तो वी हैव टू बी just observing the market and stay away from the market and do not execute any trade in such scenario where you see market uh, stuck in a support and between a resistance. That's why Wyckoff's 5 phases A to E come in. Each phase describes a different part of the market cycle. देखें मार्केट ऊपर भी जाती है, मार्केट रेंज भी करती है, मार्केट नीचे भी आती है, तो इनमें से जो ये सारे फेज हैं डिफरेंट पार्ट एक्सप्लेन करते हैं। और बाय अंडरस्टैंडिंग दीज 5 phases यू गाइस विल बी एबल टू टेल आइदर मार्केट गोना बी ड्रॉप डाउन और इट गोना हैव अ रैली, अ स्ट्रॉन्ग रैली, या फिर ये एक स्लो बनाने वाली है, या इसमें इनडिसीजन का माहौल है। अंडरस्टैंड द व्हाई बिहाइंड प्राइस मूव्स, द मेन थिंग to make you confident in a trade, to reduce your uncertainty while you are in a trade. You guys may be sometime confused कि यार मुझे तो पता ही नहीं चलता ट्रेड मार्केट में कब करनी है, कब एग्जिट होना है, क्या करूं क्या ना करूं। So this line is telling a complete story. Avoid false breakouts by recognizing context के मार्केट क्या करने जा रही है, आप फेक ब्रेकआउट में फंसेंगे नहीं। टाइम एंट्रीज नियर द बिगिनिंग ऑफ ट्रेंड्स, यानी कि अगर एक डाउन ट्रेंड था उसके बाद एक यहाँ पे अप ट्रेंड स्टार्ट होना है, तो आप अपनी एंट्री को टाइमली प्रिसाइजली एग्जीक्यूट कर पाएंगे बिफोर अ ट्रेंड्स बिगिन। लास्ट बट नॉट लीस्ट, होल्ड ट्रेड्स longer by knowing what phase you are in.
आपको पता होगा कब ट्रेड लंबी चलानी है, वही जो बात मैंने पहले की है, कब ट्रेड चलानी है लंबी, कब ट्रेड को करना है जल्दी एग्जिट, ये आपको बाइक ऑफ फेजेस बताएंगे। सो आर यू गाइज रेडी फॉर इट? शुड वी स्टार्ट फर्दर? 52 लोग हैं, जरा एक रिएक्शन दबा दें। सबसे पहला जो फेज है भाई वो है फेज ए। Phase A marks the end of the current trend. It shows the first signs that the market is about to shift direction or the current trend is exhausted. Phase A ये कहता है कि जो ट्रेंड चल रहा था ना, मान लो कि एक बुलिश ट्रेंड था, अब ये ट्रेंड क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, वीक हो गया, मार्केट हो सकता है कि वेरी सून अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दे डाउन साइड पे। अगर डाउन ट्रेंड था तो फेज ए स्टार्ट हो गया, समझो कि मार्केट अब सोन एक अप ट्रेंड स्टार्ट करने वाली है। कौन से साइन से आपको पता चलेगा कि आप एक फेज ए में डील कर रहे हैं? जब एक डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में एक्यूमुलेशन स्टार्ट होती है, यानी डाउन ट्रेंड में आपको कैसे पहचान होगी एक फेज ए की, इसके बाद एक पॉसिबल अपसाइड रिवर्सल आ सकता है। The signs appear at the end of a downtrend, showing that smart money is quietly entering while weak sellers are being shaken out. इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स जुमला लिखा हुआ है, लेकिन लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे आगे कुछ साइंस इस तरह के बनते हैं, जैसे हमने प्रीलिमिनरी स्टॉप में नहीं था कहा कि कैंडल्स में डोजीज आना शुरू हो जाती हैं, बड़ी बड़ी विक्स लगना शुरू हो जाती हैं, और बड़े बड़े वॉल्यूम, या फिर अगर वॉल्यूम बड़े नहीं है तो छोटे वॉल्यूम है तो प्राइस नीचे नहीं जा रही, इधर आकर रुक गई है, रेंज कर रही है, एग्जॉस्ट हो गई है, ये रिजेक्शन आ रही हैं। तो वो जो प्रीलिमिनरी स्टॉप है ना, उसके जितने भी साइन है वो फेज ए वहीं से स्टार्ट होता है, प्रीलिमिनरी स्टॉप से। जब भी किसी ट्रेंड में प्रीलिमिनरी स्टॉप लगे तो इट मीन्स के you have to welcome phase A. And what you guys can expect from a phase A, what entries you can execute in phase A, what actually expectations you can have realistically, जो possible भी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, सडन रिजेक्शन या प्रिलिमिनरी सपोर्ट है ना, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई है ना, वॉल्यूम में इंक्रीज और स्पाइक अनएक्सपेक्टेडली। इसमें क्या होता है कि एक सिग्नल नहीं बनता, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सबसे नीचे जो कैंडल है उसमें वॉल्यूम हाई होना चाहिए फॉर एग्जांपल। इस तरह से प्रिलिमिनरी स्टॉप के अंदर ना वॉल्यूम तो बड़ा लग जाता है, लेकिन क्लीन कैंडल में नहीं लगता। जिस कैंडल में बाइंग बहुत अग्रेसिव शो हो रही हो कि यार इसमें सिर्फ बायर दिए, सेलर का नामो निशान नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि फेज ए क्या करवाता है। अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अपीयर्स आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉप। तो हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो सकता है कि डोजी कैंडल हो अपोजिट डायरेक्शन में, हो सकता है कि सेल की कैंडल के नीचे भी आ जाए। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि बायर्स एक जगह पे आके एग्रेसिव एंटर होना शुरू हो गए एक जगह पे, बुलिश रिवर्सल का सिग्नल नहीं बना, लेकिन सेल ट्रेंड जो है एटलीस्ट एग्जॉस्ट हो गया, वहां पे बायर्स आना शुरू हो गए हैं। अगली बात, वॉल्यूम स्पाइक्स ड्रामेटिकली हाईएस्ट इन वीक्स। अच्छा, यहाँ पे ये इसने वीक्स लिखा हुआ है, तो ये वीक्स की जगह पे ना विक्स आना है, ठीक है, विक्स, यानी बड़ा वॉल्यूम जो है वो विक्स में आएगा। जैसे ये वाली विक है ना, इस तरह डोजी कैंडल्स के अंदर स्पाइक लग गई, या फिर रेड कैंडल है उसके नीचे विक है उसमें स्पाइक बड़ी लग गई, इस तरह की कैंडल्स में। सही है। अच्छा, इसके बाद
कैंडल क्लोजेज विद अ लॉन्ग लोअर विक बाइंग इंटरेस्ट। अगर कोई रेड कैंडल, वही जो मैंने आपको बताया है कि यार रेड कैंडल इस तरह से अगर कोई क्लोज होती है, उसके नीचे बड़ा वॉल्यूम है, अगली कैंडल बुलिश क्लोज होती है और नीचे विक नहीं छोड़ती, इस तरह से जाके क्लोज हो जाती है, तो यू डोंट हैव एनी मसला हेयर टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे चल क्या रहा है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि यार वॉल्यूम स्पाइक हुई है, इस कैंडल के नीचे विक है, इसमें रिजेक्शन लगी है, बायर्स एंटर हुए हैं, यहाँ पे इसमें कोई इम्बैलेंस था ही नहीं, ना तो इस कैंडल ने प्रीवियस का हाई स्वीप किया ना लो स्वीप किया, इसमें लो वॉल्यूम रहना चाहिए था, तो दैट्स गुड। शार्प बाउंस, अच्छा इसमें जो प्राइस फॉल्स रैपिडली है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, कि वो जो रेड कैंडल होती है ना, क्लाइमेटिक कैंडल होती है जो लास्ट वाली, सेल ट्रेंड के बाद प्रोबेबली जब एक अच्छा रिवर्सल आना होता है, वो बड़ी कैंडल होती है, बाकी सब छोटी छोटी है ना पीछे, तो ये नीचे आके एक बड़ी कैंडल बन जाती है। अब होती इनएफिशिएंसी की वजह से है, ये एकदम से बड़ी नीचे गिरती है, जैसे लेवल को टच करती है एकदम से बाहर इसको रोक लेते हैं, उठा लेते हैं ऊपर, बुलिश बाइंग आना शुरू हो जाती है। हमेशा याद रखें जो कैंडल सेलिंग क्लाइमेक्स की बड़ी होगी ना, उतना अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी एग्जांपल सारी है, मैं आपको पूरा फेज है जो है ना वो पढ़ा दूँ, पहले फिर समझाता हूँ। शार्प बाउंस, वही जो आपने एक ऑटोमेटिक रैली पढ़ा था कि ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, क्या एक ऑटोमेटिक रैली होती है, तो ये जो ऑटो रैली है ये किसके बाद आती है, आप ज़रा बताएं मुझे। आपके मैं ये मैसेजेस का ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ ये बताएं ऑटोमेटिक रैली के पहले कौन सा इवेंट होता है, बताएं ज़रा मैसेज करके। सेलिंग क्लाइमेक्स, ओके, ठीक है, सही समझे आप। अच्छा, प्राइस रिविजिट्स लोज सेकेंडरी टेस्ट, वही क्लाइमेक्स वाले लोगों को वापस, जब हमने सेकेंडरी टेस्ट पढ़ा था तो वही सिनेरियोज सारे उसी के मुताबिक प्राइस को नीचे आना चाहिए, बट दिस टाइम वॉल्यूम इज लोअर सेलिंग इज वीकर, वही के स्मार्ट मनी के डायरेक्शन में वॉल्यूम छोटे होने चाहिए, आइडियल सीन है, हो रहा वही। कैंडल क्लोजेज हायर देन सेलिंग क्लाइमेक्स, साइन ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी अब थोड़ा सा गौर करना है आपने कि एक डाउन ट्रेंड था, प्राइस यहाँ पे आके प्रिलिमिनरी सपोर्ट बनती है, प्राइस एक सेलिंग क्लाइमेक्स देती हैं, यहाँ से ऑटोमेटिक रिएक्शन वो रैली भी आ जाती है, यहाँ से जब दोबारा नीचे गिरती है ना सेकेंडरी टेस्ट में, तो इधर आती हैं, तो जितनी भी सप्लाई होती है अब्जॉर्ब कर ली जाती है। कैंडल क्लोजेज हायर देन सेलिंग क्लाइमेक्स, इस क्लाइमेक्स की कैंडल से ऊपर ही क्लोज होंगी ये, और ये साइन ऑफ एब्जॉर्प्शन है। अगर तो मैंने आपको बताया ना, इधर ही हाई वॉल्यूम हो तो इधर बड़े वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ती, फिर अगर इधर वॉल्यूम इतना ज़्यादा तगड़ा ना हो तो फिर इधर वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, तो ये आपने फ्लेक्सिबिलिटी अपने ध्यान में रखनी है। चलें इसको ना किसी एक्यूमुलेशन में जाकर देखते हैं कहाँ पे ये काम हुआ हुआ है। फेज ए में, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ रिकॉल करा दूँ, फेज ए बेसिकली कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट 4 लॉजिकल इवेंट्स। फेज ए में कितने इवेंट्स होते हैं, पहले 4, 1 से 4। अब कौन कौन से मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पे इसमें होता है प्रिलिमिनरी स्टॉप, दूसरे नंबर पे इसमें होता है सेलिंग क्लाइमेक्स या बाइंग क्लाइमेक्स, तीसरे नंबर पे इसमें होता है रिएक्शन, चौथे नंबर पे इसमें होता है सेकेंडरी टेस्ट। फेज ए इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ दीज 4 फर्स्ट लॉजिकल इवेंट्स। इनमें से कौन से लॉजिकल इवेंट पर ट्रेड करनी है या फेज ए में कहाँ पर ट्रेड करनी है, दिस इज आवर मेन पर्पज टू अंडरस्टैंड दिस। 5 मिनट में आते हैं और इधर देखते हैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा घुमा घुमो के कि हमें एक एक्यूमुलेशन में फेज ए मिल जाए।
You might be looking at this candle. ये जो लग रही है एक तरह से सेलिंग क्लाइमैक्स है, राइट? लग रही है ना, बड़ा वॉल्यूम है, रिजेक्शन है, फिर स्वीप भी किया हुआ उसने। ओके, हम क्या कहते हैं कि यार प्रिलिमिनरी स्टॉप इस ट्रेंड में आके ये लगा, मतलब बहुत अच्छा एक वो बना हुआ है, आइडियल सा कंडीशन बनी हुई है। ये प्रिलिमिनरी स्टॉप लगा, फिर ये प्रिलिमिनरी स्टॉप के बाद प्राइस ने एक के नीचे को क्लाइमैक्स दिया, ऑटोमेटिक रैली आती है, उसके बाद प्राइसेस सेकेंडरी टेस्ट के लिए आती हैं, जेनेरिक टेस्ट होते हैं। अब जेनेरिक टेस्ट के अंदर क्या करती हैं कि प्राइस यहाँ पे एक स्प्रिंग देती हैं। स्प्रिंग आप गौर करें तो आपको नजर आएगा, ये जेनेरिक टेस्ट हैं सारे, ये फिर ये ऊपर जाती हैं, फिर यहाँ से नीचे। अब ये इस दफ़ा नीचे आते हुए इस लो को तोड़ती हैं, यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम देती हैं और चाल से चाल ऊपर। अब यहाँ पे ये दो रेड के तरफ जो है ना ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, क्या ये देख के लगता है कि इधर सप्लाई मौजूद है स्टिल? ये वाली रेड कैंडल एक आ गया ना इधर, एक रेड कैंडल आ गया जी। मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त तक लेटेस्ट बुलिश कैंडल का लो ना टूटे उस वक्त तक तो वैसे ही, मतलब वो तो सबसे आसान तरीका है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि पीछे वाले कंटेक्स्ट को लाइन कर रहे हैं आप, तो क्लाइमैक्स लगा हुआ है, रैली आई हुई है, फिर रिएक्शन हुआ हुआ है, फिर आपके पास यहाँ पे पैटर्न बन रहा है ये वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास प्रीलिमिनरी स्टॉप पीछे लगा हुआ है। मैं चारों फेज को आपको रिलाइन करा देता हूँ। प्रीलिमिनरी स्टॉप है, ये एरिया सारा इतना जो है, ये आपके पास एक सेलिंग क्लाइमैक्स है, ये ऑटोमेटिक आपके पास रैली है, तो मैं AR लिख रहा हूँ। ये आपके पास सेकेंडरी टेस्ट है एंड दीज आर जेनेरिक टेस्ट। जेनेरिक टेस्ट फेज ए का हिस्सा नहीं है, हमारा काम फेज ए के अंदर सिर्फ इतना है कि ये यहाँ तक प्रिलिमिनरी स्टॉप ये लगे हैं सारे, क्लाइमैक्स है, रिएक्शन है, सेकेंडरी टेस्ट है, बस। समझ आइए को दिमाग में बात घुसी है? एक बंदे दो ने बताया सिर्फ के समझ आइए, बाकी की तरह भाई सो रहे हैं। अच्छा अच्छा, जाग रहे हैं, ठीक है, सही। यानी फेज ए का आपको पता चल गया ना एक्यूमुलेशन में कैसा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखा दूं, थ्योरी आपके पास लिखी पड़ी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जस्ट वाइस वर्सा चीज़ें होंगी, आपको दिखा देता हूँ। अप ट्रेंड इज स्लोइंग डाउन, RSI मोमेंटम इंडिकेटर shows bearish divergence, volume increases but price no longer rises strongly। प्राइसेस राइज करने के बजाय फॉल करती हैं। वही जो वी शेप पैटर्न हमने पढ़ा था, फर्स्ट शार्प रिजेक्शन। अब शार्प रिजेक्शन जो है, क्या वो इस तरह का पैटर्न होगा या फिर ये कुछ प्रिलिमिनरी स्टॉप की सूरत में होगा जिसमें डोजी कैंडल्स वगैरह होती हैं, ये डिपेंड करता है। हो सकता है कि अप ट्रेंड के बाद आप डायरेक्टली क्लाइमैक्स देखें, वी शेप पैटर्न देखें, आप तब ये नहीं कह सकते कि यार ये तो फेज ए है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रिलिमिनरी स्टॉप नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोई भी फेज देख रहे हो ना, यू विल जस्ट बी ऑब्जर्विंग कि ये कौन सा फेज है और इसके बाद क्या हो सकता है। अगर आपने देखा कि फेज ए में सीधा सीधा कहीं पे सेकेंडरी टेस्ट ही हो रहा है, आप छोड़ दें कि इसका प्रिलिमिनरी स्टॉप कहाँ पे है, इसका रिएक्शन कहाँ पे है, इसका क्लाइमैक्स कहाँ पे है, आप उसको देखें जो करंट सिचुएशन में हो रहा है, इसके बाद क्या हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
इसमें भी वही है, स्ट्रॉन्ग स्पाइक अप वगैरह, और मतलब वो जो बाइंग की कैंडल में क्लाइमैक्स लगता है, सेम कंडीशन है। फास्ट ड्रॉप, ऑटोमेटिक रिएक्शन जो ऊपर से प्राइसेस नीचे गिरती हैं। रीटेस्ट है, फिर वो जो सेकेंडरी टेस्ट का हमने जिस चीज़ का नाम दिया था, इसको देख लेते हैं। ये तो आपको वैसे याद होगा मेरे ख्याल से, याद ही है ना। चलें इस जगह पे एनालाइज करते हैं। ऑब्जर्व दिस कैंडल, isn't it a sell signal? बड़ा वॉल्यूम है, पीछे नो डिमांड है, क्या ये सेल का सिग्नल है? ओके, सेल का सिग्नल तो बन गया, ठीक है, लेकिन वी आर लुकिंग फॉर व्हाट इज अ फेज ए इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। टॉप पे जाके जो कैंडल टॉप पे उसमें बड़ा वॉल्यूम लगता है, क्लाइमैक्स लग गया, उसका रिएक्शन आया। रिएक्शन क्या था? वीक। प्राइसेस वापस ऊपर जाती हैं सेकेंडरी टेस्ट के लिए। प्रिलिमिनरी स्टॉप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि हम पहले इधर प्रिलिमिनरी स्टॉप ढूंढते पाएंगे, ये प्रिलिमिनरी स्टॉप नहीं आया जी, क्या करें जी। phase A is totally composed of 4 logical events and sometimes there might be one missing, like कभी कभार ऐसे हो कि आपको सेकेंडरी टेस्ट ही ना मिले, सीधा सीधा क्लाइमेक्स लगा, प्राइसेस नीचे आई और यहाँ से ही ऐसे नीचे भाग गई। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ऐसे यहाँ पे ना गौर करें तो एक एनगल्फिंग कैंडल लगती है, एक क्लाइमेटिक कैंडल है, यानी कि उसमें बड़ा वॉल्यूम और टॉप पे भी है और उसने लो भी तोड़ा हुआ, रिवर्सल का बिट सेल्फ सिग्नल है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसी तरह से अकॉर्डिंगली बिल्कुल। उसके बाद प्राइसेस दोबारा ऊपर जाती हैं। यहाँ पे आपके पास एक अदद ये बनती है बड़े वॉल्यूम के साथ, उसका हाई स्वीप होता है, स्लाइटली वॉल्यूम ठीक ही है, अगेन बिल्कुल छोटे वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल बन जाती है। इस कैंडल पर गौर करें, हमने क्या कहा था, याद है आपको? यार अगर रिवर्सल पैटर्न के अंदर ये क्लाइमैक्स के टेस्ट के ऊपर, यानी ये क्लाइमैक्स का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, अगर क्लाइमैक्स में इटसेल्फ अच्छा वॉल्यूम था तो जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे दोबारा बड़ा वॉल्यूम देने की। ऐसे ही है कि नहीं है? एंड रिजल्ट देख लें आप। फिर प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस करना, प्राइस एक्शन पे ही तो फोकस करना। वाइकॉफ मेथड इज टोटली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एक्शन, ठीक है। नेवर थिंक कि कोई और नई चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम अगर वीएस से करते हैं, अगर हम पीएम में करते हैं, वो भी तो प्राइस एक्शन का ही करते हैं ना। कैंडल की शेप कैसी बन रही है, कैंडल कहाँ पे क्लोज हो रही है, कैसी चल रही है, कितनी देर में क्लोज है, वो सारा कुछ उसी का तो देखते हैं। यहाँ पे मुझे ये बताओ, ये समझ आई है कि भाई साहब इधर प्रीलिमिनरी स्टॉप नहीं था, इधर एक क्लाइमैक्स था, क्लाइमैक्स का रिएक्शन आया, रिएक्शन के बाद प्राइस देखें सेकेंडरी टेस्ट में किस तरह ऊपर जा रही है, विक्स वाली कैंडल स्लो स्लो ऊपर जा रही है। और करो, यहाँ पे जब नीचे आ रही थी इनमें ऊपर विक्स हैं, सारी सारी ऊपर विक्स हैं, ठीक है, ऊपर विक्स हैं। लेकिन जब ये इसको टेस्ट करने गई है वापस ऊपर की तरफ, तो इसमें सारी फिर ऊपर विक्स आ रही हैं, हालांकि नीचे आनी चाहिए थी लेकिन ऊपर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? तो भाई साहब यहाँ पे गड़बड़ है। अगेन फिर ये एनगल्फिंग लगती है और लो वॉल्यूम के साथ लगती है, जैसे कि हमने बिल्कुल एग्जैक्टली पढ़ा हुआ है। अब ये अगर किसी और जगह पे होती है हम इसको डाइवर्जेंस क्या देते हैं कि यार ये तो डाइवर्जेंस बन रही है, लेकिन लो वॉल्यूम के साथ एक बड़ी कैंडल का होना ये बताता है कि यार यहाँ पे बड़ी जो है ना वो डाइवर्जेंस है, मतलब बड़ा इम्बैलेंस है। छोटे से वॉल्यूम के साथ इतनी बड़ी कैंडल बन गई है कि यहाँ पे कोई बायर थे ही ना इस लेवल पे, ना इस लेवल पे, ना इस लेवल पे, बायर्स की कमी थी, इस वजह से इस कैंडल को नीचे आते हुए कोई रिजेक्शन नहीं पड़ी।
अगर रिजेक्शन पड़ती तो ये वॉल्यूम बढ़ता। यहाँ पे बायर्स खत्म हो चुके थे, प्राइसेस नीचे आराम से गिर रही थी, ये वजह है कि इसमें छोटा वॉल्यूम है। चले आगे चलते हैं। क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई साहब जो फेज ए है कवर्स फर्स्ट 4 लॉजिकल इवेंट्स। व्हाट इट इंक्लूड्स इज प्रीलिमिनरी सपोर्ट या सप्लाई या प्रीलिमिनरी, जिसको आप सपोर्ट या डिमांड कहते हैं। इसके बाद क्लाइमैक्स है, जिसमें बाइंग या सेलिंग क्लाइमैक्स आ जाता है। ऑटोमेटिक रैली है आफ्टर सेलिंग क्लाइमैक्स, जो मूव आता है उसको ऑटोमेटिक रैली कहते हैं। आफ्टर अ बाइंग क्लाइमैक्स जो मूव आता है उसको ऑटोमेटिक रिएक्शन कहते हैं। फिर लास्ट पे एक सेकेंडरी टेस्ट है हमारे पास, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसकी ये आपके पास एक इमेज बनी पड़ी है, इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड के बाद किस तरह से फेज ए डेवलप होता है और अप ट्रेंड के बाद किस तरह से फेज ए डेवलप होता है। While most traders rush into early entries due to greed or fear, a Wyckoff trader waits, labels and prepares। यानी Wyckoff trader जब वहाँ पे वेट करता है, जो सिनेरियो बन रहा है डाउन ट्रेंड के बाद, मतलब ये एक रेंज बनी है मार्केट में, यहाँ पे कोई छोटी मोटी डिमांड थी इस जगह पे, यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, लोग इसमें रश करेंगे कि यार बाय जाने लगी, अब बाय कर लेंगे। लेकिन Wyckoff ट्रेडर क्या करेगा, वेट करेगा फॉर अ क्लीन सिग्नल। हो सकता है मार्केट इधर से ही बाइंग चली जाए, बहुत अच्छी चली जाए, लेकिन आपको सिग्नल नजर आएगा। लेकिन अगर आपको सिग्नल नहीं नजर आ रहा, फिर आप वेट करेंगे, जस्ट प्राइस का वेट करेंगे कि नीचे आ जाए। अब जिस बंदे ने यहाँ से एंट्री लगा रखी है, मार्केट इतना नीचे आई हुई है, उसका तो आधा पहले ही लॉस चल रहा होगा, तो वो बेचारा यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे तो मार्जिन ही नहीं फ्री होगा उसके पास ट्रेड लगाने के लिए। इसलिए this method will let you know when to enter or when to exit। This patience gives Wyckoff traders a clear edge, they follow logic not emotion। अब ये लिखने में तो बहुत आसान है, लेकिन लॉजिक को फॉलो करके चलना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो बंदा लॉजिक को फॉलो करता है ना, पैसे वही बनाता है। आगे हमारे पास फेज बी आ जाता है जी। फेज बी में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली वो रिजेक्शन जो जेनेरिक टेस्ट वगैरह की होती हैं वही होती हैं। और एग्जांपल फेज ए की मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है जी, एक्यूमुलेशन में भी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी। अगर आपने इसकी देखनी है फेज बी की, तो वो भी पढ़ते हैं पहले, फिर देखेंगे। Phase B is the longest and most deceptive phase। Here smart money is quietly accumulating or distributing within a range to build cause for next big move। तभी तो इसलिए हमने इसको कॉज कहा था, कॉज एंड इफेक्ट वाला फंडामेंटल लॉ था ना, सेकंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द वाइकॉफ। उसी की बात हो रही है भाई यहाँ पे फिर। अच्छा, एक्यूमुलेशन के अंदर जब आप देखेंगे फेज बी चल रहा है, या फेज बी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, फेज बी में होता क्या है, इसमें हमारे पास institutions are absorbing supply from weak sellers। इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वीक सेलर को निकालते हैं, सारी सप्लाई को एब्जॉर्ब करते हैं। ऊपर से जो भी डाउन ट्रेंड चला हुआ आ रहा था, इधर आके इसमें से सप्लाई एब्जॉर्ब की जाएगी। वीक सेलर जो है वो जल्दी जल्दी एग्जिट करने की करता है कि यार एंट्री में एग्जिट कर दूं, कुछ प्रॉफिट आ जाए। द मार्केट मूव साइडवेज ट्रैपिंग इम्पेशेंट ट्रेडर, जिनको जल्दबाजी है बहुत ज़्यादा, मार्केट में कोई अच्छा सिग्नल देखे बगैर ट्रेड करने के जो आती हैं कि कहीं अपॉर्चुनिटी ना मिस हो जाए, घुस जाते हैं मार्केट में।
इसके बाद मल्टीपल टेस्ट होते हैं और समटाइम्स माइनर शेकआउट्स वगैरह, वो जो मैंने आपको माइनर साइन ऑफ वीकनेस और माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ वगैरह पढ़ाया था कि कुछ पीछे के हाइज और लोज को प्राइसेस माइनरली ब्रेक कर देती हैं। मेरा ख्याल है कि करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है अगेन, क्योंकि ऑलरेडी क्लियर होने चाहिए। ये एक अप ट्रेंड है, ये बाइंग क्लाइमेक्स है। प्रीलिमिनरी स्टॉप मैंने खुद ही नहीं दिया इधर, ये रिएक्शन है, ये सेकेंडरी टेस्ट है, ये जेनेरिक टेस्ट हैं। इनमें प्राइसेस जो इन लोज के नीचे थोड़ा सा आएंगी, इधर रेंज करेंगी, फिर ऊपर चली जाएंगी, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रेक करेंगी, थोड़ा सा रेंज, फिर नीचे। ये जो ऊपर की साइड पे थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है इसको कहेंगे माइनर साइन ऑफ स्ट्रेंथ, जो नीचे की साइड पे हुआ है इसको कहेंगे माइनर साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, तो उनकी बात हो रही है, इस जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, लास्टली रिजेक्शन कैंडल्स, विक वाली कैंडल्स लो के करीब बनती हैं। डाउन ट्रेंड के बाद जो हमने एक स्प्रिंग पढ़ा था, ये डाउन ट्रेंड है, ये प्रीलिमिनरी स्टॉप है, ये क्लाइमैक्स है, ये रिएक्शन है, ये जेनेरिक टेस्ट होने से पहले एक सेकेंडरी टेस्ट होता है। अभी यहाँ पे जेनेरिक टेस्ट स्टार्ट हो गया। इसमें क्या है कि जी एक कैंडल बनती है जिसमें नीचे की साइड पे रिजेक्शन लगी हुई है इस तरह से। अब एक और चीज़, जेनेरिक टेस्ट जो सारे के सारे यहाँ पे हो रहे होते हैं ना, इनमें भी जो विक्स होती है ना नीचे की साइड पे, उनमें ज़्यादा कैंडल जो सपोर्ट के करीब होती हैं उनमें लंबी विक्स होती हैं। अगर तो एक सक्सेसफुल एक्यूमुलेशन होनी है ना, तो उसमें जो रेंज हो रही है ना, उस रेंज को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये देखते हुए कि यार क्या इस कैंडल के इस रेंज के अंदर जितनी कैंडल्स हैं जो सपोर्ट के करीब बनी हुई हैं, क्या उनमें वॉल्यूम बड़ा है या छोटा है, और उन कैंडल्स की शेप कैसी है, उनमें कितनी विक्स हैं ऊपर की साइड पे या कितनी विक्स नीचे की साइड पे हैं। ये बात सबसे काम की लिखी हुई है। वॉल्यूम स्पाइक्स ड्यूरिंग डिप्स, डिप्स से क्या मुराद है, स्प्रिंग। वो जो रेंज बनी होती है ना ये सारी, इसको एक स्वीप देना, इसको नीचे को विक मार के ब्रेक करना, रिक्वायर्ड लिक्विडिटी की अमाउंट पूरी करना, यहाँ से सो ऑन ऊपर की तरफ। प्राइस फेल्स टू ब्रेक सपोर्ट क्लीनली बाउंसिंग बैक ईच टाइम। प्राइस ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है नीचे की साइड पे बट नहीं कर पाती। वो जो सपोर्ट सेलिंग क्लाइमेक्स की वजह से क्रिएट हुई है, उस सपोर्ट के नीचे को प्राइसेस ब्रेक नहीं कर पाती। और ज़रूरी भी यही है कि यहाँ पे अगर प्रीलिमिनरी स्टॉप लगा ना और ये सेलिंग क्लाइमेक्स लगे, इसके बाद यहाँ पे जितनी मर्जी रेंज हो रही है, जब तक समझ लें कि प्राइस इसके ऊपर है ना, तब तक तो ये स्ट्रॉन्ग है कि ठीक है आपके पास एक एक्स्ट्रा सिग्नल है कि प्राइस बुलिश है। लेकिन जैसे ही इसके नीचे प्राइसेस आ गए ना, तो आपका यहाँ पे ये फेल हो गया। फिर एक दो पे इसको माइनरली थोड़ा सा कर दें खैर है, लेकिन मैं कहता हूँ वो भी ना करें। फॉर हायर एक्यूरेसी जो आपका सेलिंग क्लाइमेक्स है उसको देखते हुए आपने ट्रेड ले ली है, प्राइसेस यहाँ पे लिक्विडिटी या कॉस्ट बिल्ड कर रही हैं, उसके नीचे लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, बाद में इसको स्वीप करने आती हैं, यहाँ से भी आपकी कंट्री बन सकती है। इसी को स्प्रिंग कहते हैं। इसके डिटेल में बात करेंगे कैसे एंट्री बनती है, क्या क्राइटेरिया होता है इसका, डोंट वरी। जेनेरिक टेस्ट आपको मैं एक्यूमुलेशन में दिखाता हूँ। एक सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद जेनेरिक टेस्ट किस तरह से होते हैं। अच्छा जी, जेनेरिक टेस्ट ये हमें फ़िलहाल यहाँ पे रेंज वगैरह नज़र आ रही है सारी। बड़ा टाइम फ्रेम करते हैं 15 मिनट वगैरह, ताकि मज़ीद चीज़ों को अच्छे से देख सकें और ज़्यादा डाटा तक हमारी एक्सेस हो जाए। अच्छा जी, जेनेरिक टेस्ट फेस बी में होने वाली रेंज कुछ इस तरह से होती है यार, ये देखें आप, इसको समझ लें। जैसे ये है ना, ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम तो बड़ा लगा है, उसमें लग रहा है कि भाई ठीक है, एक नो सप्लाई भी थी, एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ भी बन गई है। लेकिन इसमें ये देखें कि यार ये इन साइड ही बनी है ना, इसने पीछे से लिक्विडिटी तो नहीं ना स्वीप की। जेनेरिक टेस्ट में लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएंगी, विक्स दे रही है नीचे की साइड पे, लेकिन ऊपर गई नहीं है यहाँ से।
जब तक कि क्लीन सिग्नल ना बन जाए बड़े वॉल्यूम के साथ। जैसे यहाँ पे आके प्राइस ने बनाया ये वाला, उस पर फिर ये वाला यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम दिया हुआ था, ये सारी चीज़ें। इस तरह के सिग्नल के ऊपर बिलीव नहीं करना। और भी देख लेते हैं जेनेरिक टेस्ट जो है ना, इसके और भी देखते हैं, जिसमें कि ट्रैप करने की ना कोशिश की जाती है, फेक शेकआउट्स वगैरह दे के, छोटे छोटे ब्रेकआउट्स करा के रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरफ को, और उसमें जो है ना फंसाने की कोशिश की जाती है। जैसे अगर ये देखें यहाँ पे एक ये मूव आया हुआ है, इसको अगर गौर कर लें तो अब टेस्ट के अंदर एक वैलिड टेस्ट क्या होता है, इसमें प्राइस पिछले अपने जो भी पॉइंट लगा हुआ है, सेलिंग क्लाइमैक्स है, बाइंग क्लाइमैक्स है, जहाँ पे भी बड़ा वॉल्यूम आया उसको ना तोड़ें। सेलिंग क्लाइमैक्स में नीचे बड़ा वॉल्यूम होता है तगड़ा इस तरह का, उसको टेस्ट करने प्राइसेस आती हैं, ठीक है आ गई, अब उसको तोड़ना नहीं चाहिए किसी भी सूरत। यहाँ पे आके क्या होता है, एक बड़ा वॉल्यूम लगता है स्लाइटली, अब छोटे टाइम फ्रेम इसको देखेंगे ना ये, और ये चूँकि है भी वैसे रात का वॉल्यूम, मतलब रात को लगा हुआ है तकरीबन 1:45 बजे, तो इसमें कोई इतना खास एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। लेकिन अगली कैंडल देखें कितनी प्यारा सिग्नल बना के क्लोज हुई है, राइजिंग मैन टाइप। रिटेस्ट पे बाय कर लो आराम से, यहाँ पे आपका टारगेट है पहला ये सप्लाई के पास, ये वाला यहाँ पे, तो इधर से आपकी एंट्री है, ये खूबसूरत सा रिस्क रिवार्ड आपको मिल गया। अगर ये फेल टेस्ट होता तो इसने क्या करना था, इस लो को नीचे को तोड़ना था, ये कैंडल आती नीचे, क्लोजिंग नीचे कर देती, और वॉल्यूम बेशक हाई होता, नीचे विक भी आ जाती, आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएंगी, लेकिन इन्होंने क्या करना था, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर विक मार के अगली कैंडल फिर इस तरह से क्लोज कर देनी थी। इस तरह से जब भी आप देखेंगे कोई भी सपोर्ट का लेवल लगा हुआ है ना, उसके अंदर प्राइसेस रेंज कर रही हैं, रेंज करके नीचे आ जाए कैंडल इस तरह की बन जाए, बेशक विक जितनी मर्जी बड़ी लंबी है ना नीचे को, आपने यहाँ से बायर नहीं होना इसका। बायर आप तभी होंगे जब उस कैंडल की बॉडी जो है वो इस लाइन से जो सपोर्ट थी उसके ऊपर क्लोज हो, और फिर भी आप डिस्काउंट से बाय में एंटर हो के अगली कैंडल स्टार्ट होते नीचे आए पहले टेस्ट करने, फिर आपको छोटा स्टॉप लॉस मिले आप तब एंट्री लें, अदरवाइज जस्ट स्किप कर दें उसको। समझ आ गई है कि नहीं आई? जेनेरिक टेस्ट, अच्छा इसको 1 आवर में भी देखते हैं। फेज बी में जो है वो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड पे जो भी सिनेरियो चल रहा होता है ना, है तो इजी है अंडरस्टैंड करना इसको, क्योंकि वॉल्यूम हमें क्लियरली नज़र आ जाते हैं, उधर जो भी सिनेरियो होता है ना उसमें पता चल जाता है यार यहाँ पे क्या कार्रवाई ढलने लगी है। देखें ना इधर, इसके बाद मान लें कि ये जेनेरिक टेस्ट है, लेट सपोज ये हमारे पास है जी क्लाइमैक्स है, गौर करना अब ये चीज़ बड़े काम किया, ये क्लाइमैक्स है, ये रिएक्शन है, ये सेकेंडरी टेस्ट हो गया यहाँ पे, और ये सारे जेनेरिक टेस्ट बाद में चल रहे हैं ये वाले इस तरह से। अब इनमें हमने क्या देखना है, इनमें हमने देखना है कि जी प्राइसेस में बाइंग इंटेंट शो हो, सेल की कैंडल्स में ऊपर से जो सेल का सिग्नल है वो वीक होने चाहिए, नीचे से बाय के सिग्नल तगड़े होने चाहिए। गौर करें ज़रा, ये एक हाई लगा है, इसमें कितना का वॉल्यूम था, इस कैंडल का अगर वॉल्यूम नोट करें तो ये देखें इस कैंडल का वॉल्यूम छोटा है, इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन खैर क्लाइमेटिक वॉल्यूम नहीं है जिसके हम ऊपर ये कहें कि रिवर्सल आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन एक बड़ा वॉल्यूम लगता है, सेल की दोनों कैंडल में वॉल्यूम इंक्रीजिंग जाते हैं, लेकिन हमने ये पढ़ा था ना कि पीएमए के अकॉर्डिंग जिस साइड पर वॉल्यूम बढ़ते हुए जा रहे हैं वो साइड रियल है स्मार्ट मनी की, ऐसा ही है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे तो प्राइसेस नीचे आ रही हैं, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहे हैं, तो हमें क्यों इसको कहना चाहिए कि यार ये गलत है? किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अगर हम नॉन एडजेसेंट पीएम में करें तो अगली कैंडल में उससे भी बड़ा वॉल्यूम लग चुका है जो एक राइजिंग मैन पैटर्न बना के क्लोज हुई है, एंड अगेन वॉल्यूम डिक्रीजिंग होते हुए नीचे आए हैं, यहाँ पे आके फ्लैट हो गया, प्राइस में अगेन एक क्लाइमेटिक वॉल्यूम लगता है, नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज होकर अगेन बाय का सिग्नल बना देती है। लोज के ऊपर जो वॉल्यूम लग रहे हैं यहाँ पे आपके पास
बाय का सिग्नल बना हुआ है, बुलिश एनगल्फिंग क्लोज हुई हुई है। इस जगह पे रिजेक्शन कैंडल में हाई वॉल्यूम इस वजह से नहीं है क्योंकि पहले ऑलरेडी लग चुका है, और मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ रिवर्सल पैटर्न के अंदर अगर पहली वेव के अंदर बड़ा वॉल्यूम लग जाए तो दूसरी में ज़रूरत नहीं होती अनटिल के इसका लो स्वीप हो, तब तक उसके अंदर वॉल्यूम बेशक छोटा भी रहे तो यहाँ से वो सेटअप वैलिड होता है। बता चुका हूँ ना ऐसे कि नहीं? ओके ठीक है। अच्छा, आई थिंक दिस इज अनफ फॉर टुडे। कल को हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, इन डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी जो है ना यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है? क्या ख्याल है? इज इट ओके? ओके, सो लेट्स डू इट।